नमस्कार साथियों। बदलाव प्रकृति का नियम है। चेंजेस इज द लॉ ऑफ नेचर। और इसी प्रकृति में हम भी लोग रहते हैं, मनुष्य भी रहता है, और उसके अंदर भी सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से कुछ ना कुछ शारीरिक और मानसिक बदलाव आते रहते हैं। इसी प्रकार जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनमें भी जन्म के पश्चात धीरे धीरे जब उनका उम्र बढ़ती जाती है तो उनके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आरंभ हो जाते हैं। उसी में से एक जो उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होता है, जब वह 10 साल, 12 साल, 15 साल की उम्र में होती हैं, तो उनमें एक नए प्रकार के गुण विकसित होने लगते हैं, जिसको बोलते हैं मासिक धर्म। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मासिक धर्म मतलब यही होता है कि जो उनके जननांग हैं, जननांग में गर्भाशय एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा पाइप टाइप का होता है, एक हिस्सा अंडाशय होता है। तो अंडाशय से कुछ अंडे, कुछ एग्स निकल करके ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय के पास जाने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर एक क्षेत्र होता है जहाँ पर वो रहते हैं, और उस अंडे का वहाँ पर विकास होता है, एग का विकास होता है। और जब एग एक तरीके से कहें कि पल्लवित हो जाता है, पक जाता है, या उसमें कुछ इस प्रकार के जैविक प्रकार के चेंजेस आते हैं, जिससे कि वो जो पूरे हिस्सा है वो रक्त के माध्यम से या किसी तरल पदार्थ के माध्यम से, योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, लड़कियों के शरीर से बाहर निकल जाता है। तो वो जो प्रक्रिया है उसको हम मासिक धर्म बोल सकते हैं। और ये महीने में जैसे 28 दिन, 32 दिन के अंतराल पे आता रहता है। तो एक बार आ गया, फिर उसके बीच में जो ड्यूरेशन हो गया, फिर से आ गया, तो इसके बीच में जो चक्र बनता है उसी को हम मासिक चक्र भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसी भी लड़की में, किसी भी महिला में एक सहज प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है। इसमें कोई भी जादू टोना या कोई बीमारी, इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं है। ये एक सभी महिलाओं में, सभी लड़कियों में सहज रूप से होता ही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ करके आता है कि इनका हम मैनेज किस प्रकार से करें। यानी कि स्वच्छता वाला प्रश्न होता है कि हम स्वच्छता के माध्यम से ये जो मासिक धर्म है इसको हम सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जैसे भारत में देखा जाए तो करीब करीब 40% ऐसी महिलाएं हैं जो अपने हाइजीन सही से ना कर पाने के कारण, यानी कि मासिक धर्म होता है तो उसको सही तरीके से हाइजीन न करने के कारण, स्वच्छता ना बरतने के कारण करीब 40% महिलाएं ऐसी हैं जो स्वच्छता को नहीं बरत पाती हैं, और स्वच्छता नहीं कर पाने के कारण उनके शरीर में जो जननांग हैं, जो योनि हैं, उसके आसपास में खुजली होती है, ईचेस होना आरंभ हो जाते हैं, और उसी में से उसमें कुछ संक्रमण भी फिर पैदा होने लगते हैं। उसी में एक संक्रमण है एचपीवी संक्रमण होने लगता है, और एचपीवी संक्रमण से सर्वाइकल कैंसर नामक एक कैंसर होता है, जिससे उनके योनि के पास सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। और हर साल अगर भारत में देखा जाए तो करीब करीब 1,32,000 सर्वाइकल कैंसर के केसेस हर साल भारत में आते हैं, और उसमें से करीब करीब 74,000 महिलाओं की या बच्चियों की मृत्यु हो जाती है सर्वाइकल कैंसर के कारण। और ये दुनिया भर में जितने भी कैंसर की मौतें हैं उसका करीब करीब 1/3 मौत इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। यानी दुनिया भर में जितने भी प्रकार के कैंसर हैं, कैंसर कई प्रकार के हैं, 20 प्रकार के कैंसर हैं। अब 20 प्रकार के कैंसर में पूरे दुनिया भर में जितने लोगों की मौत हो रही है, उसके 1/3 व्यक्तियों की मौत अकेले भारत में सिर्फ एक कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर के कारण हो रही है। और यह सर्वाइकल कैंसर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के भीतर होता है। सर्वाइकल कैंसर एचपीवी नामक संक्रमण के कारण होता है, और एचपीवी संक्रमण इसलिए होता है क्योंकि मासिक धर्म जब चलता है, मासिक चक्र चलता है, तो उस बीच में महिलाएं अपनी सैनिटरी नैपकिन या जो अंडरवियर इस्तेमाल करती हैं उसका सही तरीके से वो हाइजीन नहीं कर पाती हैं। इसमें जो विवाहित महिला हैं, उनके जो पुरुष हैं, या बहन के जो भाई हैं, या गर्लफ्रेंड के जो बॉयफ्रेंड हैं, यानी इन सभी को, जो पुरुष और महिला हैं, इन दोनों को इस बात में सजग होना पड़ेगा। इसमें शर्म वाली बात, हिचक वाली बात, संकोच वाली बात
नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सहज प्राकृतिक घटना है। किसी भी पुरुष को अगर हाइड्रोसिल हो गया है, उसके जो पेनिस हैं, जो पुरुष का जननांग होता है, उसमें किसी किसी के सूजन वाली प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी एक सहज प्राकृतिक घटना है। अगर वो पुरुष अपना इलाज जा करके नहीं कराएगा तो उसमें उसके जीवन और मृत्यु के बीच सवाल खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार से मासिक धर्म है, अगर कोई बच्ची, कोई लड़की, कोई महिला अगर इस चीज़ में संकोच करती है कि कैसे हम अपने माता पिता से इस बारे में बात करें, कैसे हम अपने बॉयफ्रेंड से इस बारे में बात करें, कैसे हम अपने भाई से इस बारे में बात करें, तो ये बहुत ही बड़ा खतरा उनके जीवन के लिए उत्पन्न कर सकता है। और इसका आंकड़ा सर्वाइकल कैंसर में करीब 74,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, इसी बात से लगाया जा सकता है। भारत में महिलाओं की स्थिति वैसे भी अच्छी नहीं है। अभी 2019 में मानव विकास सूचकांक आया था, मानव विकास रिपोर्ट आती है हर साल, जिसको मानव विकास प्रतिवेदन बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 में करीब 189 देशों की सूची में भारत का स्थान 129वां था, जो कि बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। लेकिन इसी रिपोर्ट में लैंगिक विकास सूचकांक आया था। लैंगिक विकास सूचकांक में करीब 162 देशों की सूची में भारत का स्थान 122वां था। यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत वैसे ही पीछे है, लेकिन लैंगिक विकास सूचकांक में उससे भी पीछे है। और आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो महिलाओं का योगदान सिर्फ 17% है। ओनली 17% हिस्सेदारी इज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिहाफ ऑफ वीमेन। तो वीमेन का आर्थिक योगदान कितना कम है, इस बात से लगाया जा सकता है अंदाजा। और लैंगिक विकास सूचकांक में 162 देशों की सूची में 122वां स्थान है, इसमें कितना पीछे है, इससे महिलाओं की क्या स्थिति है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और पढ़ाई के क्षेत्र में आ जाएँ, शिक्षा के क्षेत्र में आ जाएँ, तो करीब पुरुष जो है अपने जीवन काल में करीब 8.25 साल वो पढ़ाई कर लेते हैं। जो विद्यालयी शिक्षा है वो करीब 8.25 साल पढ़ लेते हैं, लेकिन महिलाएँ सिर्फ 4.25 साल, औसत रूप में देखा जाए तो करीब 4.25 साल वो विद्यालय में पढ़ पाती हैं। विद्यालय में ज़्यादा लंबे समय तक ना पढ़ पाने के पीछे एक कारण मासिक धर्म वाला भी होता है। जैसे कि हर साल करीब 2.3 करोड़ यानी कि 2,30,00,000 लड़कियां ऐसी हैं जो जब उनको पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन वाली चीज़ होती है, तो वो अपने विद्यालय को छोड़ देती हैं। यानी पहले ही मासिक धर्म में 2.3 करोड़ लड़कियां अपने स्कूल को ही छोड़ दे रही हैं, तो उन्हें शिक्षा का अभाव कितना ज़्यादा होगा, इस बात से लगाया जा सकता है अंदाजा। उनके जैसे बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर खूब मैथमेटिक्स, खूब साइंस पढ़ाया जा रहा है, खूब अंग्रेजी पढ़ा करके अंग्रेज बनाया जा रहा है। लेकिन उनके शौचालय में सैनिटरी नैपकिन नहीं है, इंसिनरेटर जो कि सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीन होती है वो नहीं है, उनके हाइजीन की बातें उसमें बताया जाना ये उनके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो हम बहुत अंग्रेजी पढ़ा करके अंग्रेज बना दें, उसका क्या फ़ायदा, अगर हम 74,000 महिलाओं को, लड़कियों को हर साल सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के कारण खो दे रहे हैं। तो ये हमारे शासन, प्रशासन और विद्यालयी शिक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और भारत में करीब 27% ऐसी लड़कियां हैं जिनका विवाह 18 साल होने के पहले ही हो जाता है, और करीब 30% ऐसी लड़कियां हैं जिनका जब विवाह हो जाता है तो जो घरेलू हिंसा है, जैसे पति का मारना, पति का दारू पी करके आकर के अपने बीवी को मारना, इस प्रकार की जो प्रताड़ना होती है, करीब 30% महिलाओं की घरेलू हिंसा होती है। तो भारत में सामाजिक स्तर पे महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या भूमिका है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से भारत में महिलाओं का सम्मान उस तरीके से नहीं हुआ है। हम चाहे जितना भारत माता बोल लें, धरती माता बोल लें, गंगा माता बोल लें, काली माता, भैरव माता, करोड़ों प्रकार की माता का हम नाम ले लें, वो सारी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन एक्चुअली में हम माता का, बहन का किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं, इसका प्रत्यक्ष दर्शी हम सभी हैं। हम सभी देख रहे हैं उनकी हालात क्या हैं। मासिक धर्म में जागरूकता एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
जागरूकता हर महिला को भी होना पड़ेगा, हर लड़की को होना पड़ेगा, हर पुरुष को होना पड़ेगा, हर लड़के को होना पड़ेगा। विद्यालय में इसके बारे में बिना संकोचे, बिना शर्माए इसके बारे में विस्तार से बतानी पड़ेगी कि मासिक धर्म कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, हम हाइजीन कैसे करें। जैसे एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, जब लड़कियों का जब वो अपने वस्त्र फैलाती हैं, आपने भी ऐसा कभी महसूस किया होगा या जाने अनजाने देखा होगा कि वो जब अपना पूरा कपड़ा फैलाती हैं तो कपड़े के नीचे अपने जो अंडरवियर हैं, जो नैपकिन है वगैरह वगैरह चीज़ें, वो अपने पूरे कपड़े के नीचे फैलाती हैं, यानी कि ताकि वो किसी को दिखाई न दे। और जिसके कारण से अगर उसमें जब धूप नहीं लगेगी, जब अंडरवियर में ठीक प्रकार से धूप नहीं, चाहे लड़की का अंडरवियर हो चाहे लड़के का अंडरवियर हो, अगर उसमें सही तरीके से सूर्य का प्रकाश, सनलाइट नहीं पड़ेगा, उसमें हवा नहीं लगेगी, तो उसमें तरह तरह के कीटाणु पैदा हो सकते हैं, बैक्टीरियाज पैदा हो सकते हैं। और वो बैक्टीरिया जब हम उसको उस अंडरवियर को दोबारा पहनेंगे तो वो हमारे जननांग के पास आकर के इचेस, जो खुजली हैं, वो पैदा कर सकती हैं, जिससे सर्वाइकल कैंसर नामक और तरह तरह के रोग हो सकते हैं। संक्रमण कई तरीके के संक्रमण हो सकते हैं उससे। तो अपने कपड़े को, जैसे एक गाना भी है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। तो इस गाना को हरदम अपने दिमाग में रखते हुए अपने कपड़े को खुल्लम खुल्ला धूप में बिना शर्माए, कोई भी भैया, कोई भी ताऊ, कोई भी पापा, कोई भी व्यक्ति बोले कि आप इस कपड़े को, अंडरवियर को धूप में इस तरीके से खुल्लम खुल्ला ना फैलाएं, लेकिन आप फैलाएं, ज़रूर फैलाएं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके स्वास्थ्य का सवाल है और व्यक्ति के जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। और इस बात में किस बात की संकोच है? हज़ारों करोड़ों पुरुष अपना अंडरवियर जब धूप में फैलाते हैं, उनको इस बात में संकोच नहीं होती है, क्योंकि वो सहज प्राकृतिक चीज़ है। तो महिलाएं क्यों अपना नहीं फैला सकती धूप में? और धूप में ना फैलाने की वजह से उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे हमारे देश में जो आर्थिक तंगी, एक प्रकार से कहते हैं कि आर्थिक भार पड़ सकता है। इस वजह से जब इतने सारे केसेस हॉस्पिटल में आएंगे तो एक प्रकार से आर्थिक दबाव देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। और महिलाओं की भागीदारी श्रम क्षेत्र में कम होने के कारण एक जो कहें कि डेवलपमेंट है, वो इम्बैलेंस डेवलपमेंट होगा, असंतुलित विकास होगा, यानी कि समावेशी विकास नहीं हो पाएगा। हम समावेशी विकास तभी कर पाएंगे जब महिलाओं का स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, वो अच्छा हो। और स्कूल स्तर पे भी इस पर काम करना पड़ेगा, जागरूकता के स्तर पर काम करना पड़ेगा और स्वच्छता के स्तर पर काम करना पड़ेगा। और अंतिम बात ये कि इतने सारे चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, करीब अगर किशोरी और महिलाओं सबको जोड़ लिया जाए तो करीब 12 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जिनको मासिक धर्म आता रहता है। तो 12 करोड़ महिलाएं अगर एक महीने में अगर 8 डिस्पोजेबल नैपकिन का प्रयोग करती हैं, तो एक डिस्पोजेबल नैपकिन का भार जो है वो यदि 12 करोड़ महिलाओं का गुणा 8 डिस्पोजेबल नैपकिन गुणा एक डिस्पोजेबल नैपकिन का भार करें तो करीब 1,13,000 टन जो है, 1,13,000 टन भार के बराबर सैनिटरी नैपकिन जो है उसका वो वज़न हो जाएगा। यानी कि एक बहुत भारी संख्या जो है, बहुत भारी वॉल्यूम वो सैनिटरी नैपकिन का इकट्ठा हो सकता है। यानी कि हमें इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि कैसे हम सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने का भी काम करें। एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं इंसिनरेटर। इंसिनरेटर मतलब वह मशीन जिसके माध्यम से हम सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, या उसको नष्ट करके हम जैविक खाद के रूप में भी बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार की जो वैज्ञानिक अनुसंधान है इस क्षेत्र में किया जाना चाहिए कि हम सैनिटरी नैपकिन को कैसे पुनः प्रयोग, या फिर अगर पुनः प्रयोग ना भी कर पाएँ तो उसको किस प्रकार से उसका पुनः चक्रण किया जाए, रिसाइकलिंग किया जाए कि उसका प्रयोग हम जैविक खाद के रूप में भी कर सकें। और कुछ जैसे सैनिटरी कप होते हैं, कुछ ऐसे अन्य चीज़ें होती हैं जिसका भी प्रयोग करके हम लंबे समय तक
जो सैनिटरी नैपकिन है उन सब के स्थान पे भी कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जो लंबे समय तक चलें। जागरूकता, जैसे कि पहले भी बताया कि जागरूकता इसमें बड़ा प्रश्न लेकर के आती हैं। जागरूकता देखा जाए तो करीब करीब 80% ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां, महिलाएं नहीं बोलना चाहिए, लड़कियां हैं, करीब 80% ऐसी लड़कियां हैं जिनको जब उनको पहली बार मासिक धर्म आता है, पहली बार मासिक धर्म 10 साल से 15 साल की उम्र में आता है। जब उनको पहली बार मासिक धर्म आता है तो उनके परिवार के माध्यम से, उनके माता पिता भाई इत्यादि के माध्यम से उनको इस बारे में बताया नहीं जाता है कि आपको जब ये मासिक धर्म आएगा, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी आपकी, तो आपको किस प्रकार से मैनेज करना है। तो करीब 80% लड़कियों को इसके बारे में बताया ही नहीं जाता है। सैनिटरी नैपकिन, जिस शब्द का प्रयोग मैंने बार बार किया, सैनिटरी नैपकिन क्या चीज़ होता है, उसको कैसे पहना जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में करीब करीब 10% से भी कम ग्रामीण महिलाएं सैनिटरी नैपकिन के बारे में जानती हैं। यानी जागरूकता का स्तर कितना कम है। तो हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को इसके बारे में जागरूकता हो। इसमें जो सबसे महती भूमिका निभाएंगे वो हमारे आपके जैसे जो लड़के हैं, पुरुष हैं, जो विवाहित पुरुष हैं, वो निभा सकते हैं। और इसमें एक बात का मुख्य रूप से ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें बिना संकोच किए, इसमें संकोच वाली कोई बात ही नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न टू बी संकोच। ये एक सहज प्राकृतिक घटना है, इसको संकोच वाले स्तर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। संकोच जहाँ पर करना चाहिए वहाँ पर करना चाहिए। ये जहाँ पर प्राकृतिक घटना है वहाँ पर संकोच किस बात का। हमें अगर कैंसर हो गया, हम इलाज कराने जाएंगे, हमें सिर का दर्द है तो हम दवा खा लेंगे, हमें बीमार हैं तो जा कर के इलाज करा लेंगे, हमें कोरोना वायरस है तो हम जाकर वेंटिलेटर पे बैठेंगे, जैसे भी हम इलाज कराएंगे उसका। ऐसे ही अगर हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, पीरियड्स जिसको बोलते हैं वो चल रहा है, तो वो अपना उपचार करेंगी। उपचार, जो सबसे अच्छा उपचार है वो स्वच्छता ही है। स्वच्छता, जागरूकता, इसके माध्यम से वो अपना उपचार कर सकती हैं। तो ये जो स्वच्छता जागरूकता है, ये एक प्रकार से उपचार है जो कि संकोच वाली भाव नहीं हो सकती, उसको अपनाने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं मुख्य रूप से यही बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी महिलाएं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, उनको इस बारे में बातचीत नहीं किया जाता है, घर में इस बारे में बात करने में बहुत संकोच होता है। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए एक दो लड़की से भी बात किया था कि बहन जी आप इसके बारे में वीडियो बनाइए, लेकिन उस संकोच के मारे ये वीडियो बनाने में भी संकोच कर रही थी। यानी कि वो अपनी समस्याओं को खुद ही बताने में संकोच कर रही हैं। तो वो अपनी समस्याएं कैसे अपने पिताजी के साथ साझा करेंगी, वो अपनी समस्याएं अपने भाई के साथ कैसे साझा करेंगी, अपने पुरुष मित्र के साथ कैसे साझा करेंगी, जब वो सोशल मीडिया पे साझा नहीं कर पा रही हैं। तो वो सोशल मीडिया पे पीरियड्स के बारे में या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में अपने विचार साझा नहीं कर पा रही हैं। इस जब उनके लज्जा का, जो उनके संकोच का स्तर इस हद तक है, तो वो अपने परिवार के साथ इसके बारे में कैसे बातचीत करेंगी। तो हमें एक इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार का कल्चर पैदा करना पड़ेगा कि इसमें किसी बात का शील, संकोच वाला भाव ना रहे। क्योंकि बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो पुरुषवादी मानसिकता, पुरुषवादी एक कीड़ा उनके दिमाग में घुसा रहता है कि लड़कियां ये ना पहने, वो ना पहने, लड़कियां ये ना करें, वो ना करें, लड़कियां यहाँ ना जाएं, वहाँ ना जाएं, लड़कियां ये ना खाएं, वो ना खाएं। तो ये जो गंदी बातें हैं, ये बहुत तगड़ा वाला कोरोना वायरस हम कह सकते हैं। बहुत सारे करोड़ों पुरुषों में ये जीवन पर्यंत एक कोरोना वायरस घुसा रहता है, इस बात का कि वो लड़कियों के हर चीज़ के मामले में, जो कि सही है कि गलत है, इस बात का विचार किए बिना ही सिर्फ अपनी पुरुषवादी मानसिकता के कारण, जो पितृ सत्तात्मक सोच है उसके कारण, यानी पुरुष ही सब कुछ है, इस बात को दिमाग में रखने के कारण वो महिलाओं की सभी प्रकार से उपेक्षा कर देते हैं। तो इस प्रकार के कोरोना वायरस से हमें निकलना पड़ेगा। ये कोरोना वायरस जो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा और एक सहज, एक समर्थ, एक स्वस्थ, एक सशक्त भारत का निर्माण करना पड़ेगा। और जहाँ पर महिलाएं पुरुष दोनों स्वस्थ होंगे, सजग होंगे, तो वही भारत जो
आगे बढ़ करके एक अखंड भारत का निर्माण कर सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप अपने बहनों के साथ, अपनी माताओं के साथ, अपने महिला मित्र के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। मैं भी इसको साझा करूँगा अपनी बहनों के साथ, अपने अन्य साथियों के साथ इसको साझा करूँगा। तो आप भी इसको ज़रूर साझा कीजिएगा। और इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या मैंने कुछ गलत बोला है या कुछ ज़्यादा बोल दिया है या कुछ कम बोला है, उसके बारे में आप अपने विचार दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।